हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। बेटा आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लास होने वाला है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 15 क्वेश्चन करवाया था। जैसा कि आपको पता है ये 15 क्वेश्चन का हमारा टोटल सीरीज रहने वाला है। इसमें 15 डे है हमारे पास और टोटल 15 चैप्टर है। ठीक है, 15 डे है, 15 चैप्टर है और 15 क्वेश्चन हम इसमें पूरा करने वाले हैं। और क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट यहाँ से बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अभी तक अच्छी चल रही होगी। तैयारी तो आप कर ही रहे होगे और उसी तैयारी को थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा और अच्छे ढंग से, बिल्कुल सही से करने के लिए, ताकि आप जब पेपर में बैठो तो आपसे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, आप 100/100 टोटल मार्क्स लेके आ सको। इसी मिशन को लेके हम चल रहे हैं कि 100/100 तो बच्चों के मार्क्स आने ही चाहिए, खास करके मैथ्स में। क्यों मैथ्स में क्यों आने चाहिए? क्योंकि मैथ्स बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स में टोटल पूरे नंबर लाना डिफिकल्ट है। एसएसटी में तो फिर भी उन्हें लगता है कि आ सकता है, सोशल स्टडीज में। बट मैथ्स में उन्हें कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है कि मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। और लास्ट टाइम में बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं इन सबको लेके कि मैथ्स में किस किस चैप्टर के किस किस टाइप के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। तो बेटा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक पूरी सीरीज। 15 डे की पूरी सीरीज है। अगर 15 डे तक आप इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लेते हो, 2 घंटे की वीडियो रहने वाली है, 2 ढाई घंटे तक वीडियो रहेगी टोटल। 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन समझाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, बट ये तो पूरी मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वीडियो को एक बार देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट पूरी चीजें मैं क्लियर करके पढ़ाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो चलो फिर देखते हैं आगे क्या है और कैसे हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड होने वाले हैं, किन किन टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इन सब चीजों को हम बारी बारी से समझेंगे और एक एक करके इन चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? बेटा लीनियर का मतलब होता है जिसके डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे ना टू वेरिएबल का बात किया गया है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। जैसे अल्फाबेट को हम जनरली वेरिएबल बोल देते हैं। तो इस केस में जो आपका वेरिएबल यहाँ पे होता है वो ए से जेड तक के जो भी अल्फाबेट होते हैं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है तो इतना तो क्लियर है कि डिग्री इसका 1 होगा, लेकिन टू वेरिएबल है। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल होंगे इसके। एक्स वाई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल दिए जा सकते हैं। इन दोनों वेरिएबल का आपको एक एक करके वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, वैल्यू निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको एक एक करके हम आगे वीडियो में समझेंगे। चलो चलते हैं, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? देखो लीनियर इक्वेशन को लिखने के ना तरीके क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारा दो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे एक्स है। ध्यान से समझना बस, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है। ठीक है, जो एक्स के साथ जो टर्म होता है ना उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसे मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, y के साथ जो टर्म होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ b और यहाँ पे ये नाम रख दिया इसका b। ठीक है, और c से आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, आप कोई और भी डिजिट, कोई और भी अल्फाबेट से आप बता सकते हो इसको। आप px प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू वी जीरो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन लिखने का एक फॉर्म होता है। इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर मैं एग्जांपल के लिए लिख लूं यहाँ पे कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है और एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है? बिल्कुल है। क्यों है वेरिएबल? इस केस में क्या होता है कि x तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे y इंडिविजुअल है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसी को लिखता हूं x प्लस 0 इंटू वाई
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है भैया। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने y लिख दिया, यहाँ पे y है नहीं। तो बेटा ये जो y लिखा है ना, उसके साथ कोफिशिएंट को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, वो 0 है। क्या है कोफिशिएंट? 0 है कोफिशिएंट। और 0 के साथ जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसको आप x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखो, या डायरेक्ट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन मैं और लिख के आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 19। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। आप बोलोगे भैया सी तो इस साइड है। कोई बात नहीं बेटा, सी को आप दोनों तरफ किसी साइड लिख सकते हो। एलएचएस में भी लिख सकते हो, आरएचएस में भी लिख सकते हो। जैसे इसको देखो, अगर मुझे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना हो, क्या मैं इसको 4y प्लस सी एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको 4y प्लस सी एक्स, आप इसको 4y प्लस सी एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब लीनियर इक्वेशन लिखने के ना, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं और हम टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दो वेरिएबल हैं तो इसमें दोनों वेरिएबल की एक एक वैल्यू होगी। जैसे मान लो इस केस में वेरिएबल अगर x और y है, तो हमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा, x का भी y का भी। क्वाड्रेटिक में क्या होते थे, एक वेरिएबल होता था तो हम एक का वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे दो वेरिएबल है बेटा, और दो वेरिएबल है तो आपको दो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अब दो वेरिएबल का, जब दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आपको इक्वेशन भी दो लेने पड़ेंगे। बिना दो, जब तक दो इक्वेशन नहीं लोगे तब तक आप दो वेरिएबल की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, और दो वेरिएबल चाहिए तो दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे। तो मैंने सेम टू सेम यही इक्वेशन लिया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको मैंने a1 b1 और c1 लिख दिया, और ये इक्वेशन सेकंड था, इसलिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट को a2 b2 और c2 लिख दिया। एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, जो मैंने ऊपर लिया था, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन है, लेकिन आप दोनों को जरा ध्यान से देखो। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसे मैंने a1 लेट कर लिया, और इसका जो नीचे वाले का जो कोफिशिएंट है इसको a2 लेट कर लिया। पहले वाले इक्वेशन के जो y का कोफिशिएंट है उसको b1, और दूसरे वाले इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उसको b2। थर्ड वाले इक्वेशन में जो c है उसको c1, और इसको क्या लेट कर लिया था, c2, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ना एक देखो, अगर ये a1, अगर ये a1 अपॉन में a2 किसके इक्वल आ जाए, b1 अपॉन में b2 के इक्वल आ जाए, ठीक है, और यही इक्वल आ जाए c1 अपॉन में c2 के। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 3 और यहाँ पे देख रहे हो 1। अब ये a1 अपॉन में a2 करेंगे तो 3 अपॉन में 1 आएगा, और b1 अपॉन में b2 करेंगे तो 4 अपॉन में -3 आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू, अगर c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाए, अगर तीनों इक्वल आ जाए ना, तो उस केस में जो आपका लाइन बनता है, तीनों अगर इक्वल आ जाए तो उस केस में जो आपका लाइन होता है वो को इंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है आपका? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है बेटा कि एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, अब जो दूसरी लाइन है ना वो इसी के ऊपर आ गया। जो दोनों लाइन आप बनाओगे ग्राफ पे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो वो दोनों को ना इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करते हैं। कितने पे कट करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करते हैं, इसीलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि दो
दो ग्राफ की दो लाइन जितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, दो इक्वेशन के ग्राफ की लाइन, उसे हम बोलते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम उसके सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट। सेकंड केस ले लेते हैं बेटा, अगर ए वन अपॉन में ए टू ना बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल हो जाए, अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल हो, बट सी वन अपॉन में सी टू का इक्वल नहीं हो। आगे बेटा इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते जाओ। ए वन अपॉन में ए टू, आगे मैं स्लाइड लेके आया हूं, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, बस वहां पे एग्जाम्पल समझाना है। अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल है, बट सी वन अपॉन में सी टू के इक्वल नहीं है, उस केस में आपका जो लाइन होता है वो पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन। क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा, अभी समझो। यहाँ पे उस केस में पैरेलल लाइन होता है, और जब दो लाइन पैरेलल हो गए, जैसे ये मान लो ये दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे ना, और आपस में इंटरसेक्ट कर नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होता है, आपका नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। थर्ड केस आपका होता है कि अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल ना हो, शुरू में ही अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल ना हो, और सी वन अपॉन में सी टू के इक्वल हो जाए या ना हो, चलो एक केस ले लेते हैं और नीचे एक और केस ले लेते हैं कि ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल नहीं हो, बट सी वन अपॉन में सी टू के इक्वल हो। ठीक है, ये दोनों केस मैंने ले लिया। अब अगर शुरू वाले दोनों बोलने का मतलब ये है कि अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल नहीं और सी वन अपॉन में सी टू के भी इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होता है ना वो यूनिक होता है, बट लाइन आपका इंटरसेक्टिंग होता है, ये ध्यान रखना। कैसा लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना वो नोट्स बना लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है मतलब एक लाइन कुछ इस तरीके से आएगा और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से आएगा, और वो जहां पे कट करेगा ना, वहां से आप एक्स की तरफ देखोगे, वहां से आप एक्स की तरफ देखोगे, और वहां से आप वाई की तरफ देखोगे। वाई पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो वाई की वैल्यू, और एक्स पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, चाहे ये ऊपर वाला केस हो, ध्यान से देखो, ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, ए वन अपॉन में ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन टू, अगर शुरू वाले दोनों इक्वल ना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ लेना, अगर शुरू वाले दोनों इक्वल ना हो, मतलब ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू का इक्वल ना हो, भले ही वो सी वन अपॉन में सी टू का इक्वल हो या नहीं हो, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों केस में आपका जो लाइन होता है ना वो इंटरसेक्टिंग ही होता है, और सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। यहाँ पे लिख लो, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम वन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके वन सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक्स की एक वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, और वाई का एक वैल्यू निकल के आएगा। कब, जब आप एक्स और वाई को दो वेरिएबल लेट करोगे तब। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कुछ, समझ पा रहे हो आप? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बेटा करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, वो घंटा जरूर बजा देना, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डालू ना तो आपके पास तक पहुंच सके। जैसे ही वीडियो जाए नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे, आप उसको ओपन करो वीडियो को और सारे क्वेश्चन को कर लो। इतना काम तो आपको कर देना है, ठीक है। अब ये जो बातें मैंने आपको इस स्लाइड पे समझाया ना, ये पूरी बातें, इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखो, जैसे ये फर्स्ट केस है कि ए वन अपॉन में ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस केस को कि अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल नहीं है और सी वन अपॉन में सी टू के इक्वल है, तो क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कि एग्जाम्पल क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा कि माइनस माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक मैंने इक्वेशन ले लिया थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, एक बार मैंने ले लिया ये क्या है, थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको बोलूं जरा, आप यहां से ए वन अपॉन में ए टू निकालो। तो मैंने बताया था ना आपको कि x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो -1 है।
और a2 नीचे वाले x का कोफिशिएंट होता है तो 3 हो गया, तो आंसर आ गया -1/3। अगर मैं बोलूँ आपको b1 अपॉन में b2 निकालने के लिए, तो b1 अपॉन में b2 कितना आएगा, -2 अपॉन में -6, और -2 और -6 को कट करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ जाएगा 1/3। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आप C1 अपॉन में C2 निकालो जरा, C1 अपॉन में C2 निकालो, तो C1 अपॉन में C2 के केस में क्या होगा आपका, 9 अपॉन में 27 आप लिखोगे, C को बोलते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये भी 1/3 आ गया। आपने कुछ नोटिस किया? इस केस में हुआ क्या है कि A1 अपॉन में A2 तो -1/3 है, B1 अपॉन में B2 तो 1/3 है, और C1 अपॉन में C2 1/3 है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल नहीं है। बेटा डिजिट सेम है बट साइन अलग है, तो आपको सिर्फ डिजिट पे ध्यान नहीं देना। बहुत सारे बच्चे डिजिट पे ध्यान देते हैं, तो अब ये गलती नहीं करेंगे, उनको बेटा साइन पे भी ध्यान देना है। डिजिट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट साइन है, ये ध्यान रखना है। अब अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ जाए, एक एग्जांपल इसी से समझते हैं ना, जैसे ये -x अब -2y, और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया +8 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मैंने ले लिया यहाँ पे 3x -6y, सेम इक्वेशन ले रहा हूँ, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ, +16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ से बोलूँ A1 अपॉन में A2 निकालने के लिए, तो आप जब यहाँ से A1 अपॉन में A2 निकालोगे ना, तो आप बोलोगे भैया A1 अपॉन में A2 तो -1 अपॉन में 3 आएगा। अब तो निकालना आप सीख ही गए होगे कि कैसे A1 पता करते हैं और कैसे B1 पता करते हैं, कैसे B2 पता करते हैं। Y के कोफिशिएंट को B1 B2 बोलते हैं, C तो आपको पता ही है कांस्टेंट, और X वाले को A1 और A2 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में -6, कट करोगे तो 1 अपॉन में 3, और C1 अपॉन में अगर C2 निकालोगे ना, तो ये आएगा आपका 8 अपॉन में 16। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ से समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान देना बस। तो इस केस में क्या हुआ कि A1 अपॉन में A2 तो -1/3 आया, B1 अपॉन में B2 तो आपका 1/3 आया, और C1 अपॉन में C2 आपका 1/2 आया है। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर ये तीनों दोनों के दोनों केस है, अगर शुरू वाले ही A1 अपॉन में A2, फिर से याद करो, अगर B1 अपॉन में B2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो आपका लाइन होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और आपका सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है और चलना है, बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। ये B1 अपॉन में B2, C अपॉन में C2 से इस केस में तो कोई मतलब नहीं है, अगर दोनों पहले वाले ही अनइक्वल हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या है, अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल है और C1 अपॉन में C2 के इक्वल है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, 3x -4y -12 इज इक्वल टू 0, और एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एक और इक्वेशन ले लिया, 9x -12y -36 इज इक्वल टू 0। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से अगर आप A1 अपॉन में A2 निकालोगे, तो आपका जवाब क्या होगा भैया? 3 अपॉन में 9 आएगा, और 3 अपॉन में 9 डिवाइड करोगे तो 1/3 के बराबर आएगा। 3 1 जा 3, 3 जा 9। लेकिन B1 अपॉन में आप B2 निकालते हो ना, तो B1 अपॉन में B2 भी भले ही माइनस में है, तो आप लिखोगे -4 अपॉन में -12, और माइनस माइनस कट होगा तो कितना आएगा? 4 अपॉन में 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अरे ये भी 1/3 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब C1 अपॉन में C2 जरा निकाल लेते हैं। C1 अपॉन में C2 कितना है? -12 अपॉन में -36। बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस माइनस कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1/3। ठीक है, इतने आसानी तरीके से आप सीखोगे ना मैथ्स, बस आप जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, करना क्या है आपको? सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैथ तो आपके लिए इतनी आसान तरीके कर दूंगा ना मैथ्स, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार वीडियो देख लो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि A1 अपॉन में A2 ना इक्वल हो रहा है B1 अपॉन में B2 के, और इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। तो इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बताओ? इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे ही ये दोनों लाइन आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है आपका। कैसा सॉल्यूशन होता है?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और लाइन जो होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। एक और एग्जांपल बता दूं, चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 16 ले लो, एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 6x प्लस 24y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों सेम है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको लिख लो, ये वाला जो है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 2x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर इनको निकालोगे ना आप, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, प्लस में आएगा 1/3 और 16 3 जा 48, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c में c2। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो करना क्या है, पता है ना आपको? बस ये करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है? ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट पे स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वही है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 का इक्वल हो, बट c1 अपॉन में c2 का इक्वल नहीं हो। बस एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास कि x माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक एग्जांपल ले लिया। और एक एग्जांपल मैंने ले लिया माइनस 4x प्लस 20y इज इक्वल टू माइनस 36। इस केस में क्या हो रहा है कि आप अगर a1 अपॉन में a2 निकाल रहे हो ना, गलत मत करना बेटा। a1 अपॉन में a2 निकालोगे तो आप बोलोगे भैया माइनस 1 अपॉन में 4 होगा। ये 4 का मैंने माइनस ऊपर लिख दिया, ठीक है। आप b1 अपॉन में b2 निकालोगे तो आप बोलोगे b1 अपॉन में b2 जो होगा ना, वो माइनस 5 अपॉन में 20 होगा, ठीक है। तो 5 4 जा 20 कट गया, तो ये भी हो गया माइनस 1/4। बट जब आप C1 अपॉन में C2 निकालते हो ना, तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं -12 अपॉन में -30। अरे नहीं सर, ये नहीं करना ना आपको। आपको ये नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि -36 इज इक्वल टू के दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड पे है। आप इसको भी लेफ्ट में लेके आओ, या तो पहले वाले को लेफ्ट में लेके जाओ, पहले वाले C को लेफ्ट में लेके जाओ फर्स्ट इक्वेशन से, या तो सेकंड इक्वेशन वाले को लेफ्ट में लेके आओ, पहले वाले को राइट में ले जाओ, या सेकंड वाले इक्वेशन से लेफ्ट में लेके आओ। तो जब आप लेफ्ट में लेके आओगे ना इसको -36 को, तो ये इधर आके ना +36 बन जाएगा, तो ये +36 होगा, तो ये गलती नहीं करना है। और इस केस में 12 3 जा कितना आ रहा है आपका 36, तो ये आ गया आपका -1/3। आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? आप ये बोलोगे भैया ये तो 3 था, तो चलो मुझे पता चल रहा है। और बेटा अगर मैं यहाँ पे 48 बना देता इसे, तो अगर 48 कर देता तो फिर तो आप 1/4 बोलते कि सारे इक्वल है ना? तो गलती नहीं करनी, बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है कि एग्जामिनर आपका नंबर कट करे, ठीक है? आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। तो -12 अपॉन में कितना लिखोगे आप? 48, और 12 4 जा कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा -1/4। समझ में आया? आया समझ में? तो इस केस में क्या हो रहा है, -1/3 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट वाला केस है ना, ये वाला, इस केस के द्वारा तो हमारा जो लाइन आ रहा है वो पैरेलल लाइन आ रहा है। वो लाइन कैसा होगा? पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है, और c1 अपॉन में c2 के इक्वल है। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दिया ना ये, और चाहे यहाँ पे अगर ये प्लस कर दिया, तो इधर आके तो माइनस हो जाएगा, तो फिर ये -48 होता, और माइनस माइनस कट के क्या हो जाता, +1/4। तभी भी क्या हो रहा है, तभी भी आपका a1 अपॉन में a2 तो -1/4 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 भी -1/4 आ रहा है, बट c1 अपॉन में c2 तो आपका 1/4 आ रहा है ना। तो ये तो एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो इस केस में भी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशन होगा? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन हो, ये जो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करने के बेटा 3 मेथड होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर एक एक करके समझाऊंगा। पहला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, और वहां पे आपको पूरा ग्राफिकल मेथड समझा दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, ठीक है। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बातें इसमें आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दो चीजें आपके लिए लेके आऊं, एक तो एलिमिनेशन है और एक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करके बताऊंगा। पहले वाले स्लाइड पे एलिमिनेशन समझते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, डिलीट करना, रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। किसको रिमूव करना है? या तो एक्स को, हिंदी में समझो, या तो एक्स को, या तो
x को या y को, किसी एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना है। रिमूव कब होगा? रिमूव तब होगा जब ये दोनों वेरिएबल इक्वल होंगे। तो आपको करना क्या होता है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को इक्वल करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को इक्वल करना होता है। ठीक है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, करना होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे इस केस में देखो, ये मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आपको बहुत कुछ यहाँ से समझा सकूं। यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x है, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? 8 और 3 नहीं दिख रहे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो हमें क्या करना होगा, इनको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप x को इक्वल कर सकते हो या आप y को कर सकते हो। अगर आपको x को इक्वल करना है ना, तो पहले इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे इक्वेशन में 8 से करना पड़ेगा, तब जाके ये 8 3 जा 24 और ये 3 8 जा 24 होगा। y को इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन में आपको बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे लाल? तो करना क्या है आपको, x को इक्वल करना है तो x को इक्वल कर लो, y को इक्वल करना है तो y को कर लो। मुझे क्या करना है, मैं x को इक्वल नहीं करके मैं y को इक्वल करके बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि x तो इक्वल हो नहीं सकता, आपके करने से तो x इक्वल होगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है, एक्चुअल में नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? समझदार तो हो ही। तो अगर मैंने y को अगर इक्वल करना है तो y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 8x है ना, ये अब क्या बन जाएगा, 16x बन जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, प्लस अगर पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 टू जा 10y हो जाएगा। बस बेटा ये पहले वाले क्वेश्चन पे इतना टाइम लग रहा है, अब बने रहना, आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस मैं यहां से आपको मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये 5 टू जा कितना हो गया 10y और 9 टू जा कितना हो गया 18। ये इक्वेशन आपका थर्ड बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल है, बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो y तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे y 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 से तो आप इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इक्वेशन सेकंड के पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 4 5 जा 20। अब यहां ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो जिसके वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया ना, उसका साइन क्या है। अब यहाँ पे दोनों साइन प्लस में है, अगर एक साइन माइनस में और एक साइन प्लस में होता तो हम इक्वेशन को ऐड करते। अगर दोनों सेम साइन है, ध्यान से याद कर लो, अगर सेम साइन है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे ना, यहां पे लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आपने फोर्थ इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये वाला इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ है। ठीक है बेटा, अब माइनस जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्यों होता है ये आप समझते होगे, डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा। तो 16x में से 15x जाएगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -20 में से 18 जाएगा, क्योंकि अब 20 प्लस में नहीं रह गया, 20 माइनस में हो गया। और -20 में से जब 18 जाता है ना, तो बेटा माइनस का 2 आता है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का 2। अब करना क्या है आपको, ये जो x का वैल्यू आया था ना निकल के, उसको आपको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। वो कौन से इक्वेशन हो सकते हैं, वो इक्वेशन 1 भी हो सकता है, वो इक्वेशन 2 भी हो सकता है। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, आप 1 में पुट करके भी देख सकते हो। तो ये 3 का 3 लिख दिया, x की जगह पे पुट करेंगे -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब जब यहाँ से 3 2 जा करोगे तो ये -6 आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आएगा। जब यहाँ से पुट करोगे ना तो 2y का वैल्यू हो जाएगा 4, -6 दूसरी साइड जाएगा तो +6 होगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 + 4 10/2। 10 से 2 को डिवाइड करने पे आता है 5। x का वैल्यू तो 2 निकल के आ गया, सॉरी -2 आ गया, और y का वैल्यू 5 आ गया। चेक करके देख ले हमने सही बनाया नहीं।
आप चेक करके देखो, यहाँ 3 की जगह 3 और 2 पुट करो तो -6 आएगा, प्लस 5 2 जा 10, 10 में से 6 जाता है तो 4 आता है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ चेक करके देखो, 8 2 जा -16, कितना आ जाएगा ये -16, प्लस 5 5 जा 25, 25 में 60 जाता है तो कितना आता है 9, इक्वेशन सेटिस्फाई। मतलब हमारा आंसर सही है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। एलिमिनेशन समय मेथड समझ में आया, रिमूव करना होता है, वेरिएबल को पहले इक्वल कर लो, वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, और अगर सेम साइन आते हैं ना बेटा तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन आते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करें। क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड में एलिमिनेशन मेथड से किया था इसे सॉल्व, अब हम करेंगे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, या तो इक्वेशन फर्स्ट से, ध्यान से देखना, या तो इक्वेशन फर्स्ट से आप x या y, इक्वेशन फर्स्ट से किसी की वैल्यू निकाल के, जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालोगे आपको उस इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करनी, दूसरे इक्वेशन में करनी है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हो तो इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, अगर इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालते हो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर मैं यहां से वैल्यू निकालू ना x या y की, तो मैं फिर इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन करके बताता हूं। अगर ये 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दे रखा है और मुझे यहां से ना x की वैल्यू निकालना है, तो जब आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और प्लस 5y उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y राइट साइड। तो ये 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, बट आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन में 8। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये x का वैल्यू आपने निकाला कहां से है, तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में। अगर आप सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में, तो आप यहां पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of equation putting the value of x in equation सेकंड में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे आप 9 माइनस 5y अपॉन में 8, और यहाँ पे इज इक्वल प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। बस आपको करना क्या था, जो x का वैल्यू था वहां पे x का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया 27 माइनस 15y अपॉन में 8 और प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एलसीएम ले लो, बट मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। तो ये अपॉन में 8 ऐसे ही लिख देना, ये जो 2y है ना इसको उठा के आप दूसरी साइड भी तो लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y। यहां तक समझ में आ रहा है? और इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15y प्लस 27 इज इक्वल टू 32 माइनस 16y। समझ में आ रहा है? अब यहां पे जब y को दूसरी साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा -15y प्लस 16y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, और ये 16y में से 15y जाता है तो कितना आता है y इज इक्वल टू 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। क्या y का वैल्यू 5 पिछले स्लाइड में आया था एलिमिनेशन से? देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल के आया था हमारा 5 निकल के आया था। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को ना, जो यहाँ पे x का वैल्यू आपने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट से, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, और इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो। कहीं पे पुट कर दो आंसर सेम आएगा। तो अगर y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 5y है ना, 9 माइनस 5y अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 8, और 9 में से 25 जाता है तो कितना आता है -16 आता है, और -16 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर बेटा, -16 को 8 से डिवाइड करने पे आता है -2, और यही आपका आंसर है। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन से भी निकालने पे x का वैल्यू कितना आया था -2, सब्स्टिट्यूशन से निकालने पे क्या आया -2। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन में हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। 1 से यहाँ पे लिख लो
1 से निकालोगे तो 2 में पुट करोगे वैल्यू, और अगर 2 से आप ड्राइव करते हो तो किस में पुट करोगे, 1 में पुट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो और देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि रूट बोल रहा है निकालने के लिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने लगो। यहां पे दो इक्वेशन दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 28। अब आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, a1, y के कोफिशिएंट को b1 अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो, और कांस्टेंट टर्म को c1। ये आपका हो जाएगा a2, अल्फा की वैल्यू a2। ये जो a प्लस अल्फा प्लस बीटा है वो आपका हो जाएगा b2, और 28 क्या हो जाएगा, c2। समझ में आया। y के साथ वाला b, x के साथ x के कोफिशिएंट जो होता है उसको a बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म c होता है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और इनफाइनाइट का केस कब बनता है, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, और वो इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 के। तो इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो अगर a1 अपॉन में a2 की बात करूं तो ये 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, अल्फा, इज इक्वल टू b1 की बात करूं तो b1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि b2 का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, और c1 अपॉन में c2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 28। अब ध्यान से देखो ये 7 के टेबल में ना 28 आता है, तो ये आ गया 1/4। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये बॉक्स में मैं a लिख दूं और मैं बोलूं कि a की जो हाइट है वो b के इक्वल है और b का हाइट c के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि a का हाइट किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो ये जो 2 अपॉन में अल्फा लिखा हुआ है ना, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में 4 के। तो अगर आप यहां से अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8। तो एक वैल्यू तो निकल के आ गया, दो वैल्यू आपसे पूछा गया था अल्फा और बीटा, तो अल्फा तो निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू, और बीटा क्या है, बीटा इस वाले में दिया हुआ है, मतलब b1 अपॉन में b2 में गिवन है। तो एक बार आपको क्या करना है, b1 अपॉन में b2 को ना इक्वल पुट कर देना है c1 अपॉन में c2 के। इक्वल पुट क्या करना है, वो इक्वल तो पहले से ही है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। इनफाइनाइट का केस तभी बनता है जब तीनों इक्वल होते हैं। तो b1 अपॉन में b2 की जगह पे लिख दो 3 अपॉन में अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, या छोड़ो बाद में आप पुट करना। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c1 कितना पुट करोगे, 1/4। ठीक है बेटा, अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, और अल्फा की वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 12। तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और यही आपको निकालना था। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, 8, और बीटा का वैल्यू कितना आया, 4, और यही आपका आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाए जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो, या यहाँ पे अगर उसका नो सॉल्यूशन की बात हो जिसमें, या यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह पे को इंसिडेंट लाइन लिखा जा सकता था, क्वेश्चन में दिया होता को इंसिडेंट लाइन, या यहाँ पे दे दे नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन। तो इस केस में आप a1 अपॉन पैरेलल लाइन देगा तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 करोगे तो वहां से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि c1 अपॉन में c2 इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब भी देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे क्या है, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। आपको नहीं लग रहा ये बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, 217x प्लस 13y, अगर एलिमिनेशन से भी करने जाएंगे तो फिर इक्वल करने में काफी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बताओ, आप यहाँ पे 217x दे रखा है, यहाँ 131x दे रखा है, अगर हमें इक्वल करना है तो पहले वाले नंबर में 131 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड वाले नंबर में 217 से मल्टीप्लाई करेगा, पूरा टाइम बीत जाएगा आपका पेपर का, आपका मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म भी नहीं होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, उस केस में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे ना कुछ नोटिस करो, जो x के साथ कोफिशिएंट है ना वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो एक बात तो आप याद कर लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो
कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो बेटा एक बार ना आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। ऐड करने के लिए ये आपका मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों को ऐड करोगे ना, आप ध्यान से देखो। दोनों को ऐड करोगे तो 217 में अगर 131 ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो 217 में आप 131 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7 और 1 8 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, और 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। तो 348 एक्स आ जाएगा। समझ में आया? अब 131 में अगर 217 को अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 348 वाई। बट यहाँ पे वाई आएगा क्योंकि आप वाई को प्लस कर रहे हो। दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं। अब 913 में 827 को प्लस करते हैं तो 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, और 9 और 8 कितना होता है? 17। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 348 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 1740। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1740 अपॉन में 348, और 1740 को 348 से डिवाइड करने पे कितना आता है बेटा? 5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 5 आ गया। ये इतनी सी बात आपको समझ में है? तो इक्वेशन को तो ऐड कर लिया, अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा करो सब्ट्रैक्ट। 217 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? तो बेटा आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 86 एक्स आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 131 है, उसमें से आप 217 को माइनस कर रहे हो, तो 131 छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हो तो आंसर आपका माइनस में आता है। लेकिन 131 में से 217 को माइनस करो या 217 में से 131 को माइनस करो, आना तो 86 ही है। बट यहाँ पे 913 में से आप 827 को माइनस करते हो ना, उस केस में भी आपका कितना आता है? 86 आता है। अब यहाँ पे 86 माइनस ये 87 वाई है बेटा। ठीक है, ये 87 वाई है। अब यहाँ से अगर आप 87 कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 87। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा? 86 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 86 से डिवाइड हो जाएगा, तो 86 को 86 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन बन गया x माइनस वन इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन बना है ना, इसको इक्वेशन आप थर्ड लेट कर लो, और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन फोर्थ लेट कर लो। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो जरा, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों के आगे ना जो साइन है वो प्लस माइनस है, मतलब डिफरेंट साइन है। और डिफरेंट साइन के केस में मैंने आपको क्या बताया था? ऐड करना है। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? चलो लिख के कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब इसको आप प्लस करोगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक्स में एक्स को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 अपॉन में 2, और 6 अपॉन में 2 कितना होता है? 3। तो x का वैल्यू तो 3 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए इस x के वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3। तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और x का वैल्यू पुट करोगे तो 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2। बट आपको निकालना क्या है? ध्यान दो, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई निकालने के लिए करना क्या है आपको? x की जगह पे 3 पुट करना है, और y की जगह पे आपको y का वैल्यू 2 पुट करना है, और 3 और 2 कितना मिलके आ गया? 5। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बात ध्यान में रख लो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है कि x का वैल्यू y में हो, पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट हो वो सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट हो वो सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, तो इस केस में हम दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दे रखा है 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100। जैसे मान लो आप दुकान में गए और आपने 4 चेयर खरीदा और 3 टेबल खरीदा, तो टोटल दुकानदार को आपको ना 2100 रुपए पे करने पड़े। फिर दूसरा कोई इंसान गया, वो 2 टेबल और 5 चेयर खरीदता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 1750।
तो आपको बताना है कि एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा। तो जो कुछ भी बेटा निकालना हो ना, उसको एक्स और वाई लेट कर लो, ये बात ध्यान में रखो। जो आपको फाइंड आउट करना हो उसी को आप लेट करोगे। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो जाएगा, वन टेबल कितना हो जाएगा, वाई। लेट कर लो, ठीक है, ये वाई रुपीज है और ये एक्स रुपीज है। अब यहाँ पे अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखो और ध्यान से देखो। यहाँ पे चार चेयर खरीद रहा है, एक चेयर का रेट कितना है, ₹1। तो चार चेयर का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये तो कोई भी बता सकता है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि अगर एक चेयर का अगर रेट ₹1 है तो चार चेयर का कितना होगा, 4x होगा। एक टेबल का कितना है, वाई रुपए, तो तीन टेबल का कितना होगा, 3y। और दोनों को ऐड करने पे टोटल पैसे वो कितने दुकानदार को दे रहा है, 2100 रुपी दे रहा है। यहां तक समझ में आया। ये तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा अगर इक्वेशन बनाए तो वो दो टेबल लेता है। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है कि यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। वो सोचते हैं कि पहले यहाँ पे चेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी चेयर होगा, वो 2x प्लस 5y कर देते हैं। यहीं पे हमसे गलती होती है। वो क्या लिख रखा है, 4 चेयर लिख रखा है, बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग टेबल से कर रखा है। तो आप टेबल से मल्टीप्लाई करोगे ना, और एक टेबल का कॉस्ट अगर y है तो दो टेबल का कॉस्ट कितना होगा बच्चा, 2y। आपको ये गलती नहीं करनी जो बाकी बच्चे करते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू लिख देते हैं 1750, ये नहीं लिखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो टेबल जो है वो आपने y लेट किया, तो टू टेबल का 2y हो जाएगा, प्लस 5 चेयर खरीद रहा है ना, एक चेयर का ₹1 तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा, 5x, और टोटल मिला के कितने रुपए पेमेंट कर रहा है, 1750। ये दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? बेटा बहुत डिफरेंस है, 19-20 का नहीं है, 19 लाख 20 लाख का बोलते हैं ना, वो डिफरेंस है इन दोनों में। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है ना, तो देखो यहाँ पे जो, अगर आप चाहो तो x को भी इक्वल कर सकते हो, y को भी इक्वल कर सकते हो। अगर हमें y को इक्वल करना हो ना, तो इक्वेशन सेकंड में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन फर्स्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 4200। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6y प्लस 15x इज इक्वल टू 1750 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5250 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। तो आप यहाँ, ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन आपका फोर है। अब आपको क्या करना है, फोर में से थर्ड को माइनस करना है। थर्ड में से भी फोर को माइनस कर सकते हो। माइनस क्यों करना है, क्योंकि जिसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है उनका साइन अपोजिट साइन है, सॉरी सिमिलर साइन है, सेम साइन है, और सिमिलर साइन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर, थर्ड को हमें किसमें से माइनस करना है, फोर में से माइनस करना है। तो थर्ड को आप लिखोगे ऊपर, फोर्थ को लिखोगे ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे आप 6y प्लस 15x इज इक्वल टू 5250, और यहाँ पे लिखोगे आप 6y प्लस 8x इज इक्वल टू 4200, और माइनस करोगे तो साइन चेंज होता है, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, 6y कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 0501, और एक से डिवाइड करोगे ना तो 7 के टेबल में ना 15 से 1 जा 105 आता है, तो ये तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 150। अब x के वैल्यू को क्या करना है, x के वैल्यू को या तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या सेकंड में पुट करना है। आप किसी में ही पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करूं, तो x का वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, 2100। तो ये 15 फोर जा कितना होता है, 60, और 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2100 में से 600 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। क्यों? क्योंकि 3 5 जा यहाँ पे 15 कट जाएगा और ये आ जाएगा 500।
तो वाई आपने किसको लेट किया था? टेबल को। तो एक टेबल का कॉस्ट बच्चा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? 500। और एक चेयर का कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 150। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, जो भी दे रखा हो, एक को एक्स लेट करो, एक को वाई लेट करो, बट क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? चेयर टेबल पहले दे रखा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट को चेंज कर दिया था, पहले टेबल और फिर बाद में चेयर को दे दिया था। और आप अगर क्वेश्चन करने बैठोगे डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दोगे इस तरीके का इक्वेशन बना के, ये नहीं बनाना, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं अ ओनर ऑफ टैक्सी कंपनी डिसाइडेड टू रन ऑल द टैक्सी ऑन सीएनजी। एक कंपनी टैक्सी कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि हम सीएनजी फ्यूल पे गाड़ी चलाएंगे, पेट्रोल डीजल की बजाय। अब वो गाड़ी पेट्रोल डीजल पे चलाए, सीएनजी पे चलाए, केरोसिन पे चलाए या गाड़ी ना चलाए, मुझे क्या लेना देना है? आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कॉम्प्राइजेज ऑफ अ फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है? फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपने टैक्सी बुक करी है, चाहे आप कहीं पे जाओ या आप ना जाओ, आपको एक चार्ज उनको देना पड़ेगा। तो ये इसी को बोलते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है? अब आप 5 किलोमीटर जाते हो तो उसका आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर जाते हो तो अलग से करना पड़ेगा। इस केस में वो इंसान 12 किलोमीटर जाता है, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए 89 रुपए पे करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे ना 2 चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आप लेट कर लो। लेट द लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अगर फिक्स चार्ज को हम एक्स रुपए लेट कर लेते हैं, तो एडिशनल चार्ज का मतलब क्या होता है कि फिक्स चार्ज के अलावा, फिक्स चार्ज तो है कि टैक्सी आपने बुलाया तो आपको इतने रुपए तो देने पड़ेंगे, 100 रुपए। अब आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे उसके आपको अलग से देने पड़ेंगे, तो एडिशनल चार्ज को हम वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है? एडिशनल चार्ज को क्या लेट कर लेते हैं? वाई। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें लाइब्रेरी करके है, तो वहां पे भी आप देख के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो सेम टू सेम। तो फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लिया, एडिशनल चार्ज वाई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक इंसान है जो 12 किलोमीटर जाता है तो वो 89 रुपया पे करता है। अब 12 किलोमीटर जाए या 5 किलोमीटर जाए तो एक्स तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। प्लस 1 किलोमीटर का अगर मैंने वाई रुपया लेट किया, एडिशनल चार्ज फॉर 1 किलोमीटर यहाँ पे लिख लेना। फॉर 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के लिए मैंने वाई रुपए लेट किया है तो वो 12 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 12 वाई। 1 किलोमीटर का वाई रुपया रेट है तो 12 किलोमीटर का कितना होगा? 12 वाई। और टोटल कितने रुपए पे कर रहा है 12 किलोमीटर के लिए? वो 89। ये आपका बन गया एक इक्वेशन। समझ में आया कैसे बना? अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि कितने किलोमीटर जाता है सेकंड इक्वेशन में? वो 20 किलोमीटर जाता है, और 20 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए पे करता है? 145। तो बेटा वो चाहे 12 किलोमीटर जाए, चाहे 20 किलोमीटर जाए, एक्स तो देगा ही देगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। और एडिशनल वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई रेट है तो 20 किलोमीटर का कितना होगा? 2 वाई। और टोटल मिला के कितने रुपए पेमेंट कर रहा है? 145। दो इक्वेशन मिल गए। अब आप नीचे लिख के करोगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग क्यों करना है? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। एक्स का कोफिशिएंट बराबर है और साइन सेम है। साइन सेम में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा एक्स और एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 12 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -8y। और 145 में से जब 89 को माइनस करोगे तो एक तो माइनस में आएगा ये, और 89 145 में से जब हम 89 को माइनस करते हैं तो 145 में से 89 को माइनस करने पे कितना आता है? जल्दी बताओ। 56 आता है, ठीक है? तो ये माइनस माइनस कट गया और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 56 अपॉन में 8, और 8 से 56 को डिवाइड करने पे कितना आता है? 7। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया बच्चा? 7 आ गया। बट आपको तो फिक्स चार्ज के साथ फिक्स चार्ज निकालना नहीं है ना, आपको एडिशनल निकालना, आपको तो 30 किलोमीटर का चार्ज बताना है। 30 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगा पहले ये बताओ? फॉर 30 किलोमीटर, फॉर 30 किलोमीटर उसको कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपए तो पे करेगा ही, साथ में 30 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई रेट है तो 30 किलोमीटर का कितना होगा? 30 वाई। तो इसकी वैल्यू आप तभी निकालोगे ना जब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकल के आएगा। तो ये एक्स का वाई का जो वैल्यू आया ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप मुझे बताओ। यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट कर दे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 12 से बन जा कितना होता है? 84। 12 इंटू वाई करोगे तो 84 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 89। तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 89 माइनस 84, और 89 में से 84 जाता है तो कितना आता है बेटा? 5। तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया, मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपए है। आप समझ रहे हो? इतना सस्ता टैक्सी कहाँ मिलता है यार इंडिया में? इतना सस्ता टैक्सी। एक बच्चा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, वो जो गाड़ी खरीद के लाता है ना,
मेले से गाड़ी खरीद के लाता है, उस पे भी आप बोलोगे बेटा थोड़ा दे दे थोड़ी देर के लिए, तो वो भी बोलता है कि 1 कुरकुरे चाहिए पैकेट, वो भी 5 वाला नहीं 10 वाला, तब जाके वो अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए आपको देता है। ठीक है? समझ में आया? और यहाँ पे टैक्सी से जाने का बताओ ₹5 किराया है। वाह! सही है यार। तो टैक्सी कितना है? एक फिक्स चार्ज कितना हो गया ₹5 और 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है? ₹7 तो 30 किलोमीटर एडिशनल जा रहा है तो 30 इंटू 7 तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 210 और 210 में 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 215 रुपये। तो टोटल उस इंसान का खर्च कितना हो रहा है? टोटल उस इंसान का खर्च हो रहा है 215 रुपये। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो 30 किलोमीटर दे रखा था, 30 किलोमीटर निकाला। अगर ये लाइन ना दिया होता, इसकी जगह पे दे देता कि फिक्स चार्ज निकालो, तो हम लिख देते ₹5। अगर देता है एडिशनल चार्ज बताओ, तो लिख देते ₹7। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। एडिशनल चार्ज तो फिर भी ₹7 समझ में आता है, लेकिन ₹5, ₹5 टैक्सी का। चलो, हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे। इतना दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हो, तो बेटा जाओ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और हाँ, एक प्यारा-सा कमेंट करके जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? आगे आपके लिए और मेहनत हम करते रहेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेके आएँगे, ताकि डायरेक्ट आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है? आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतने क्वेश्चन आप कर लो, जितने मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अभी तक जो-जो पढ़ा है, उसको थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन और एक हमने पढ़ा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं समझो, एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशन में। सेम साइन हो सेम साइन हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो इक्वेशन को प्लस करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं, ठीक है? अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अगर सेकंड से वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है? और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने पढ़ा था कि दो गिवन दिया होगा निकालने के लिए, तो एक्स को हम एक्स लेट करेंगे और एक्स को क्या लेट करेंगे? वाई लेट करेंगे। यहाँ तक हमने अभी तक यही पढ़ा, ठीक है? आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है बेटा, 2 डिजिट के नंबर बनाने के लिए ना, एक उसमें आपको यूनिट डिजिट चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा अभी। तो यूनिट डिजिट को आप लेट कर लो यहाँ पे x और टेंस डिजिट को लेट कर लो y। ये कंसेप्ट सीख लो। यूनिट डिजिट x होता है और टेंस डिजिट क्या लेट कर लोगे y। अब एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो एक नंबर मैंने 16 ले लिया, ठीक है? तो 16 कब बना? जब आपने यूनिट पे क्या लिया है? यूनिट पे आपने 6 लिया है और टेंस पे क्या लिया है? टेंस डिजिट कितना है आपका 1, तब जाके आपका नंबर 16 बना है। मैं बोल रहा हूँ कि 16 का रिवर्स करना है, तो 16 को रिवर्स करके कितना बन जाएगा? 61। तो 61 के केस में क्या हो रहा है? जो पहले यूनिट डिजिट पे नंबर था वो किस पे आ गया? टेंस पे। तो पहले टेंस डिजिट पे 1 था तो यहाँ पे यूनिट पे 1 आ गया और पहले यूनिट पे 1 6 था तो अब कहाँ पे चला गया वो? टेंस पे चला गया। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना, ठीक है? और ये नंबर 16 बनता कैसे? 16 को हम एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1। जल्दी बताओ, जो टेंस डिजिट के नंबर है उनमें 10 से मल्टीप्लाई करते हो और यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करते हो आप? 1 से। ये आपको ध्यान रखना है, टेंस में 10 से, यूनिट में 1 से। तो यहां से जब आप नंबर बनाओगे ना, ओरिजिनल नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस x। ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा ये? 10y प्लस x हो जाएगा। अगर ये 10y प्लस x है तो रिवर्सिंग नंबर कितना होगा? रिवर्सिंग नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें हम डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो रिवर्सिंग नंबर आपका कितना हो जाएगा? रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। वाई की जगह पे x और x की जगह पे y चला जाएगा। अब जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपका है कितना? 10y प्लस x। यही तो है आपका 2 डिजिट नंबर। 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, 10 2 डिजिट नंबर कितना है? 10y प्लस x। उसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे
वो इक्वल है, किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर। तो रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई। अब इनको जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 70y प्लस 7x। बेटा कंसेप्ट समझ में आया ना? यहाँ लिख देता हूँ, 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इक्वल है 4 टाइम्स द रिवर्सिंग नंबर के। ठीक है, रिवर्सिंग नंबर ओरिजिनल नंबर मैंने ऊपर लिख दिया था, ये ओरिजिनल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40x और 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 4y। आप y को इधर लाओगे तो 70 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 66y। इज इक्वल टू 40 में से ये 7x इधर जाएगा तो 40x में से 7x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 33x। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? तो x का 2 कट जाएगा, 33 टू जा 66, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2y। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक और इक्वेशन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3, इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है। मतलब अगर मैं यूनिट डिजिट को ग्रेटर लेट कर लूं तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कितना दे रखा है? 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और इक्वेशन यहां से बनेगा कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस, तो मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। वहां पे ऐड भी दे सकता था कि दोनों डिजिट का सम इतना है। यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस, तो दोनों को माइनस करेंगे। अब एक्स की वैल्यू ना यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो। तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 2y में से y जाने पे कितना आता है? y आता है, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बेटा? y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो y क्या था आपका? y टेंस डिजिट था, तो टेंस डिजिट आपका 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू वाई, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आपको निकालना क्या है? नंबर। फाइंड द नंबर। कौन सा नंबर? रिवर्सिंग नंबर नहीं जी, ओरिजिनल नंबर। कैसा नंबर निकालना है आपको? ओरिजिनल नंबर निकालना है। और ओरिजिनल नंबर था क्या आपका? ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स। तो 10 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? y से। प्लस किससे मल्टीप्लाई? यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे? 6, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 6 आया है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 30। और यही आपका आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, बोर्ड का पेपर आपका नज़दीक है तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रिसर्च करके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी चांसेज है पूछे जाने के, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ और हर एक टाइप सॉल्व करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो फिर कोई भी टाइप आपका नहीं बचेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक टाइप ये है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रैक्शन बनता कब है, पूरा कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। फ्रैक्शन बनाने के लिए ना आपको न्यूमरेटर की जरूरत पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन में जब डिनोमिनेटर कर देते हो तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाता है। तो ना आपको न्यूमरेटर पता है ना आपको डिनोमिनेटर पता है, आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है निकालने के लिए। तो आप लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ये आप लेट कर लो। जो चीज निकालना है उसको आप लेट करना होता है, ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब एक्स अपॉन में वाई। तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा यहाँ से? एक्स अपॉन में वाई। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब फ्रैक्शन बिकेम 9/11। फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। 9/11 से कुछ याद आ रहा है? 9/11 कुछ याद आ रहा है ये डेट? चलो, अगर याद आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना है? एक्स अपॉन में वाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या था पहले आपका? एक्स अपॉन में वाई। अगर आप इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 9/11। ये तो एक हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोल रहे हैं कि अगर 2 की बजाय अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते, 3 ऐड करते दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता। ये दो इक्वेशन आपको यहां से बनाने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता था कि न्यूमरेटर में ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे
जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 5/6 का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के 3.2 के थर्ड का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। ये नई वाली एनसीईआरटी के 3.2 के थर्ड का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जाता था कि एडेड की जगह पे सब्ट्रैक्ट लिख दिया जाता, तो आप माइनस कर देते, या ऐसे दिया होता कि न्यूमरेटर में हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप न्यूमरेटर में ऐड करते, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते। प्रोसेस सेम रहेगा। तो आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 11x प्लस 22 इसको लिख सकते हो, बताओ मुझे। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 9y प्लस 18 लिख सकते हो। अब यहां से जो आपका इक्वेशन निकलेगा वो क्या बन जाएगा, 11x क्या बन जाएगा यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 को माइनस करोगे तो -4 आए। ये समझ में आ रहा है। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेकंड इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 6x प्लस 18। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5y प्लस 15। ये हो जाएगा आपका 6x, 5y इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, और 15 में से जब 18 को माइनस करोगे ना बेटा, तो -3 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। एक इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें, एक इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है। एलिमिनेशन से करने के लिए करना क्या होगा कि या तो x या y की वैल्यू को इक्वल करना होगा। मान लेते हैं अगर मुझे y का वैल्यू इक्वल करना है, तो y की वैल्यू के लिए ना बेटा, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड वाले इक्वेशन में आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x। और आपको एलिमिनेशन में मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन में कि होता क्या है कि अगर वेरिएबल का कांस्टेंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है, तो आप सबसे पहले ना उसके कोफिशिएंट को इक्वल करोगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 54x माइनस 45y इज इक्वल टू -27। इन दोनों केस में हो क्या रहा है कि y का जो कोफिशिएंट है ना वो इक्वल हो गया, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों का साइन सेम है, और साइन सेम होता है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, साइन सेम होता है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड से, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से हम माइनस करते हैं, तो थर्ड को आप लिखोगे ऊपर और फोर्थ को लिखोगे आप नीचे। इतना तो आपको समझ में आता है, इतना तो समझदार आप हो ही। और अभी तक जगह अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो बेटा इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो मैं इतना तो उम्मीद आपसे रख सकता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, ये भी आपको बता रखा है। अब ये 45 का कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 55 में से 4 जाएगा तो x आएगा, और 27 प्लस 27 में से -20 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब x के वैल्यू को या आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 7 77 हो जाएगा। 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो -9y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 -77 मिलके कितना हो जाएगा, -81। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 9 जा 81 होता है। तो बेटा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। तो आप यहाँ पे लिखोगे लास्ट में सो द फ्रैक्शन। आपने x को क्या लेट किया था, x किसको लेट किया था, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर आपका कितना आ गया, 7। न्यूमरेटर को हम ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर y लेट किया था, y का वैल्यू कितना है, 9। तो फ्रैक्शन आपका कितना हो गया, 7/9। ठीक है। होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। और अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, अगर मैं क्लियर करके आपको समझा रहा हूँ और आप समझ जा रहे हो, तो करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। याद से आपको कमेंट में ये बात बताना है कि आपको ये चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। आया समझ में, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या सब कुछ चीजें क्लियर है या नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ इनकम, इनकम की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं इनकम वाले। तो द रेशियो ऑफ इनकम इज 9:7। इनकम का रेशियो कितना है, 9:7। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, बेटा इनकम का मतलब होता है कमाई, सैलरी। कितनी कमा रहा है, एक दो इंसान है, एक ए है और एक बी है, समझो। एक जो ए इंसान है ना बेटा, वो 9 रुपए कमा रहा है, 9 रुपए कमा रहा है,
और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। तो 9 रुपए कमा रहा है और 4 रुपए खर्च कर रहा है, तो आपसे पूछूँ कि बेटा कितने रुपए वो बचा रहा है? तो आप बोलोगे 5 रुपए बचा रहा है। ऐसे बी पर्सन जो है वो 7 रुपए कमा रहा है और 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो कितने रुपए बचा रहा है? वो भी 4 रुपए बचा रहा है। एक 5 रुपए बचा रहा है, सेविंग एक की 5 रुपए है, एक की सेविंग 4 रुपए है और दोनों टोटल कितना सेविंग करता है? 2000 रुपए। ये मैंने रेशियो में निकाला है, ठीक है? तो अगर हमें इसको एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व, बट आपको पेपर में ना लीनियर इक्वेशन से करना है, ठीक है? अब लीनियर इक्वेशन से करने के लिए क्या करना है आपको? लीनियर इक्वेशन से करने के लिए आप लेट कर लो, लेट द रेशियो ऑफ इनकम, लेट द रेशियो ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का ही तो बात हो रहा है, तो इनकम को आप एक्स लेट कर लो, एक्सपेंडिचर को आप वाई लेट कर लेना। तो इनकम कितना हो गया? एक्स। तो ए का जो इनकम है ना, ए का इनकम कितना हो जाएगा? 9x और बी का इनकम कितना हो जाएगा? 7x। मानते हो आप ये बात? अगर मैंने इनकम को एक्स लेट कर लिया तो ए का इनकम 9x और बी का इनकम 7x हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर को वाई लेट कर लिया, लेट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू वाई, तो बेटा ए कितने रुपए खर्च करेगा? तो आप बोलोगे भैया ए 4 रेशियो दिया हुआ है और रेशियो को मैंने वाई लेट कर लिया, तो ए कितने रुपए खर्च करेगा? 4y। और बी कितने रुपए खर्च करेगा? तो बी तो 3 रेशियो है ना, बी का वैल्यू तो 3 है, एक्सपेंडिचर तो बी का 3 है और एक्सपेंडिचर को आपने वाई लेट किया, तो बी कितने रुपए खर्च करेगा? 3y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 रुपए कमा रहा है, ध्यान से देखना, 9 रुपया ये बंदा कमा रहा है ए, और खर्च कितना कर रहा है? 4y रुपए खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना हो रहा है उसके? 2000। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। आप 5 रुपए कमा रहे हो और 2 रुपए खर्च कर रहे हो, तो कितने रुपए बचाओगे? 3 रुपए। कैसे निकला? 5 में से आपने 2 को माइनस किया तब 3 निकला। तो 9x रुपए आप कमा रहे हो, 4x रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो कितने रुपए बचा रहे हो? तो आपने बोला कि मेरे मैं जो सेविंग कर रहा हूँ तो 9x माइनस 4y कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी सेविंग कितनी है? 2000 रुपए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही जब इक्वेशन सेकंड बनाओगे तो इक्वेशन सेकंड आपका कितना बन जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, बी कितना कर रहा है? 7x रुपए कमा रहा है और 3y रुपए खर्च कर रहा है, तो उसके पास भी 2000 रुपए बच रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, एलिमिनेशन लगाने के लिए आपके y या x किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट मान लो मुझे y का इक्वल करना है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से करेंगे। आपके पास चॉइस है, आप x को भी इक्वल कर सकते हो। x के लिए आपको पहले वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, दूसरे वाले में 9 से करना पड़ता, ठीक है? ये जो इसका कोफिशिएंट होता है ना, उसके कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। सेकंड वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से फर्स्ट को और फर्स्ट वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से सेकंड को। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 टू जा कितना होता है? 6000, ठीक है? अब यहाँ पे जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है? आप लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन 4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट ही क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है, और साइन इक्वल के केस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन माइनस 28 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स। और माइनस 8000 में से 6000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 2000। तो माइनस और माइनस कट जाएगा बेटा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2000। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्या एक्स का वैल्यू निकालना था? नहीं, क्वेश्चन था फाइंड देयर मंथली इनकम। दोनों का मंथली इनकम निकालना था कि ए का मंथली इनकम क्या है और बी का मंथली इनकम क्या है। तो सो द मंथली इनकम लिखेंगे, सो द मंथली इनकम। आप मुझे बताओ क्वेश्चन को फिर से पढ़ के कि ए का मंथली इनकम क्या था? ए का मंथली इनकम क्या था? तो आपका जवाब होगा भैया ए का मंथली इनकम 9x था। तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया? 2000। तो 9 इंटू 2000 कितना हो गया? 18000। अब मैं डायरेक्ट बी का लिख दूं, बी का मंथली इनकम कितना होगा? 7x। 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। तो कितने रुपए बी कमा रहा है? 14,000 रुपए कमा रहा है। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो आप वाई की वैल्यू निकाल लेते और फिर सॉल्व कर देते। समझ में आया?
आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बचा तो वो 2000 रुपए ही रहा है दोनों केस में, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो आपने फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख लिया, आपने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन देख लिए, यूनिट टेंस डिजिट वाले क्वेश्चन देख लिए, रिवर्सिंग नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए, टेबल चेयर वाले क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले फिर से एक बात बोलूँगा, वीडियो को बेटा लाइक कर लो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। ये फिक्स्ड वाले क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे ना? फिक्स्ड वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो आपका टैक्सी का क्वेश्चन करवाया था कि टैक्सी चार्ज फिक्स है। ऐसे ही हॉस्टल में अगर आप जाते हो ना, क्वेश्चन पहले एक बार लेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो हॉस्टल में आप जाते हो ना, तो कुछ चार्ज हॉस्टल का जो है वो फिक्स्ड है कि अगर आप हॉस्टल में गए तो इतने पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज को हम एक्सलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना आप खाना खाते हो ना, मेस में जितना खाना खाओगे उतने आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एक ए स्टूडेंट है, वो 20 दिन का खाना खाता है। कितने दिन खाना खाता है? 20 दिन। तो उसको 3000 रुपए पे करने होते हैं। 20 दिन खाना खाने के लिए वो 3000 रुपए पे करता है, और बी जो स्टूडेंट है वो 25 डे खाना खाने के लिए 3500 रुपए पे करता है। तो फिक्स चार्ज तो एक्स है। देखो ध्यान से फिर से समझो। आप हॉस्टल में गए, हॉस्टल वालों ने बोला कि बेटा चार्ज तो हॉस्टल का फिक्स है, इतना पैसा तो आपसे लिया जाएगा। अब डिपेंड करता है आपको टोटल कितने पैसे देने हैं, वो आप कितना खाना खाओगे। अगर आप 10 दिन खाना खाओगे तो आपको 10 के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे जोड़ के फिक्स्ड में। अगर आप 20 दिन खाना खाओगे तो 20 का जो पैसा है वो जोड़ना पड़ेगा आपको खाना खाने का, साथ में आपको फिक्स जोड़ के टोटल देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आप लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड। या वैसे नहीं समझना तो आप ऐसे समझो कि दो दो जो दो चीजें निकालने के लिए दे रखा है, एक्स को लेट करना है और एक को वाई लेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए स्टूडेंट है ना, वो 20 दिन तक खाना खाता है। तो 20 दिन तक खाना खाए या 25 दिन तक खाना खाए, एक्स रुपया तो वो देगा ही देगा, क्योंकि एक्स तो फिक्स्ड है। और एक दिन खाना खाने का अगर वाई रुपया है तो 20 दिन खाना खाने का कितना होगा? 20 वाई होगा। और टोटल मिला के वो कितने रुपए पे कर रहे हैं? 3000 रुपए पे कर रहा है। तो एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000। समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही बी जो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? वो कितने दिन खाना खा रहा है? 25 डे। कितना खाना खा रहा है वो? 25 डे तक खाना खा रहा है। तो एक्स रुपए तो देने पड़ेंगे चाहे वो कितने दिन भी खाना खाए, और एक दिन का चार्ज खाना का अगर वाई रुपए है तो 25 दिन का कितना होगा? 25 वाई होगा। और टोटल कितने पैसे के पे करने पड़ रहे हैं उसको? 3500 रुपए पे करने हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो इक्वेशन बन गया। दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और इन दोनों में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो इक्वल है, दोनों में वन वन है। एक्स का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, और साइन सेम है। और बेटा साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने में साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इक्वेशन बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 20 वाई में से 25 वाई जाएगा तो कितना आ जाएगा? -5 वाई इज इक्वल टू -3500 में से 3000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -500। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 500 अपॉन में 5, और 500 अपॉन में 5 कितना होता है? 100। तो y क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ फूड था, मतलब एक दिन का चार्ज कितना है खाना खाने का? 100 रुपया। आपको फिक्स चार्ज भी तो निकालना है, तो फिक्स चार्ज के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एक्स की। तो ये जो y का वैल्यू आया है ना, उसको पुट कर दो। अच्छा, y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो आप पुट करके अगर देखोगे ना, मान लो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 3500। समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप लिख लोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो x प्लस ये हो जाएगा आपका 2500 इज इक्वल टू 3500। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3500 माइनस 2500, और 3500 में से 2500 जाता है तो कितना आता है आपका? 1000। कितना आता है? 1000 रुपए, ठीक है? तो फिक्स चार्ज कितना हो गया? तो आप लिखोगे सो द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 1000 रुपीज। हॉस्टल का चार्ज कितना है? 1000। बाकी एक दिन खाना खाने का कितना चार्ज है? 100 रुपया चार्ज। ये कैसे निकला? दो इक्वेशन बना के निकला है। यहां तक समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या?
साहिल हैज ₹5 एंड ₹2 क्वाइन विथ हर। साहिल के पास कितने रुपए हैं? साहिल के पास ₹5 का और ₹2 का क्वाइन है उसके। इफ द टोटल नंबर क्वाइन दैट ही हैज इज 52। अच्छा, आपको छोड़ो, ये क्वेश्चन समझाने से पहले ना कुछ चीजें आपको मैं समझा। जैसे मान लो बेटा कि आपके पास ना कुछ ₹10 के क्वाइन है, ध्यान से देखना। कुछ ₹10 के क्वाइन है आपके पास और कुछ ₹2 के क्वाइन है आपके पास। मैं बोलूं बेटा आपके पास ₹2 के ना 6 क्वाइन है और ₹10 के आपके पास 4 क्वाइन है। मैं आपसे पूछूं आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे भैया ₹10 के 4 क्वाइन है तो ₹40 तो ये हो गया, और ₹2 के 6 क्वाइन है तो ₹12 तो ये हो गया, तो टोटल मेरे पास ना 52 रुपीज है। आप ये बोल सकते हो, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बार काउंट करके बताइए तेरे पास सिक्के कितने हैं, तो सिक्के में आप क्या करोगे, ₹10 के आपके पास 4 सिक्के हैं और ₹2 के 6 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के आप बोलोगे भैया मेरे पास सिक्के तो 10 हैं, टोटल रुपए आप पूछोगे तो 52 रुपए हैं, बट मेरे पास सिक्के 10 हैं। यही क्वेश्चन में आपको समझना है। तो यहाँ पे जो है ना, वो आप लेट कर लो, जो भी निकालने के लिए दे रखा है उसको आप लेट करोगे, तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट द let the number of coin let the number of coin of ₹5। ₹5 के क्वाइन को एक्स लेट कर लो और ₹2 के क्वाइन को वाई लेट कर लो। ₹2 के क्वाइन को, सॉरी यहाँ पे 2 लिख लो, ₹2 के क्वाइन को ए लेट कर लो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वाइन उसके पास 52 है, तो ₹5 के कितने क्वाइन है उसके पास, एक्स, और ₹2 के कितने क्वाइन है, वाई। इन दोनों क्वाइन को मिला के उसके पास कितने हैं, 52। वो पैसे की बात नहीं कर रहा, रुपए नहीं बोल रहा कि कितने रुपए हैं, नहीं, रुपए नहीं बोल रहा, वो टोटल क्वाइन का नंबर पूछा। जैसे मैंने आपसे यहाँ से पूछा ना कि टोटल क्वाइन कितने हैं, तो आपने बोला 10, 4 और 6 10। लेकिन मैंने टोटल नंबर पूछा तो आपने ₹10 के काउंट किए कि ₹10 के 4 सिक्के हैं तो ₹40 हो गए, ₹2 के 6 सिक्के हैं तो ₹12 हो गया, और टोटल आपने बता दिया 52। तो ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम इज 113। टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 113। 113 निकालने के लिए क्या किया होगा कि ₹5 का अगर उसके पास एक सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे, 5x, प्लस ₹2 के अगर उसके पास वाई सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे, 2y। इन दोनों रुपए को मिला के उसके पास कितने रुपए हैं, 113। समझ में आ रहा है? अरे दिमाग में घुस गया, घुसाओ भाई इसको दिमाग में, दिमाग में ही, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 52। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपको ये दिखेगा कि ना x का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों में, ना y का कोफिशिएंट इक्वल है। तो एक तो तरीका है कि पहले वाले से आप x या y की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को एलिमिनेशन से करने के लिए इक्वल कर लो। तो इक्वल करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, 2, इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। और इक्वेशन फर्स्ट में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 दूनी 100 और 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा ये, 104। समझ में आया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। और सेकंड क्या है आपका, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 113। सेकंड वाले में क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वहां y 2y दे रखा था और पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही थी। अब सेम साइन के केस में क्या करते हैं, ध्यान रहे, ये इक्वेशन थर्ड है और आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आप थर्ड को सेकंड में से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो 5x और 2x है ना, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 2y कट जाएगा। इसको काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और -5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3x, और 113 में से 104 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -9। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 या 9 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। तो ₹5 के कॉइन कितने हैं उस बंदे के पास, बंदे 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 साहिल। अच्छा यहाँ पे हर लिख रखा है क्या, अरे यार, साहिल हर डाइजेस्ट नहीं हुआ। साहिल लड़की का नाम होता है क्या, बताना जरा, जानते हो आप लोग। साहिल, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ लड़के का नाम होता है, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है ना। तो साहिल के पास कितने रुपए थे, ₹113 थे, और क्वाइन कितना था, 52 था। तो एक्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। मतलब ₹5 के साहिल के पास 3 सिक्के हैं। ₹2 के कितने सिक्के, ₹5 के 3 ही है, मतलब ₹15 ही है, और ₹113 बनाना है, तो वाई का कितना सिक्का होगा। तो एक्स का जो वैल्यू है ना, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। मैं इस केस में अगर फर्स्ट में पुट करूं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 है, इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना।
तो अगर x की जगह पे 3 पुट कर लूँ तो 3 + y = 52 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 52 - 3 और 52 में से 3 जाने पे कितना आता है? 49। तो y का वैल्यू आ गया 49। अच्छा, 2 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं? 49। एक बार चेक करके देख लें। साइड में चेक कर लेते हैं ना, हमने सही निकाला है, गलत निकाला है। जरा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। सॉरी, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 49। टोटल सिक्के कितने हो गए? 49 + 2, 49 + 3, 52 आ गया ना? यही तो दे रखा था कि 52 सिक्के हैं। अच्छा, टोटल रुपए कितने हैं? 113। 5 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हुए? 15 रुपए। और 2 रुपए के अगर 49 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? 49 × 2, 98 रुपए हो गए। और 98 में जब आप 15 रुपए से प्लस करते हो तो 113 आता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? तो आपको ये सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ कि आप पेपर में ना इसको रफ में ऐसा करके देख सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। इसको हम रीचेक करना बोलते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या है? अब ये एज ग्रुप वाले क्वेश्चन आ गए। सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले ही बोला था ना, इसको कर डाला तो फिर किसी चीज की दिक्कत ही नहीं करनी है आपको। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट समझो आपका। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा यहाँ से। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सिंपल समझो, छोड़ो इन सब चीजों को। यहाँ पे एक फादर है और एक उसका बेटा है। इन दोनों का एज पूछा जा रहा है आपसे, बस बात खत्म। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, एक के एज को एक्स लेट कर लो और एक के एज को वाई लेट कर लो। लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स, तो एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई लेट कर लो। और ये जो आप एज लेट करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज है, ये अभी का एज है, ठीक है? कोई भी एज नहीं है, 10 साल बाद का, 5 साल पहले का नहीं, अभी का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में देख लो क्या निकालना है। लेट कर लो, क्वेश्चन को फिर पढ़ो। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर का जो एज है ना, वो बेटे का एज का ट्रिपल है। समझो यहाँ, फादर का एज है ना, फादर का जो एज है वो ट्रिपल है किसके एज के? बेटे के एज के, सन के एज के। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो फादर का एज तो एक्स है, वो किसके इक्वल होगा? तो वो 3y के इक्वल होगा, क्योंकि बेटे का एज y था। तो बेटे के एज में अगर y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर का एज आ जाएगा। सॉरी, बेटे के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर का एज आ जाएगा ना बेटा निकल के, क्योंकि फादर का जो एज है वो बेटे के एज का ट्रिपल है। तो यहां से ना हमें एक इक्वेशन मिलता है। अभी इस यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनेंगे ना, उसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। इन 12 ईयर टाइम, 12 साल बाद। अब बताओ, अगर फादर का एज अगर x ईयर है तो 12 साल बाद फादर जी कितने एज के हो जाएंगे? अगर आपका एज अगर अभी 12 साल है, 15 साल है, तो 12 साल बाद आप 15 में 12 ऐड करोगे ना, तो फादर का भी तो एज बढ़ेगा। अगर फादर अगर अभी 1 साल के हैं तो 12 साल बाद वो भी तो x + 12 होंगे। अगर फादर का एज अगर अभी 45 है तो 12 साल बाद उनका एज कितना हो जाएगा? 57 होगा ना। उनके एज में 12 प्लस करोगे ना आप, तो फादर भी 12 साल बाद उनके एज में भी प्लस होगा, तो सन भी तो 12 साल बड़ा हो जाएगा। तो सन अगर y साल का है तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा? y + 12। इतना बस आपको पढ़ना है। इन 12 ईयर टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फिर से वही, जो फादर का एज है ना, वो 12 साल बाद, 12 साल बाद फादर का एज कितना है? x + 12, वो बेटे के एज का डबल है। बेटे का एज कितना है 12 साल बाद? y + 12, उसका डबल है। तो x + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y इंटू y + 12। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो x + 12 इज इक्वल टू 2y + 24 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आएगा? कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ मुझे। समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा तभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा, फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से देखना है क्या मैंने बोला है। तो x - 2y का वैल्यू यहाँ से 12 आ गया। मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू निकला है ना यहाँ से, इसको पुट कर देना। आप लिखना बकायदा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x का वैल्यू आया कितना है? तो x का वैल्यू आया है 3y - 2y इज इक्वल टू 12। तो बेटा यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा ना, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। बेटे का उम्र कितना था? y लेट किया था ना, तो बेटा कितने साल का है? 12 साल का है।
बेटा कितने साल का है, 12 साल का है। तो ये अगर y की वैल्यू को आप पुट करते हो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 12, और 3 इंटू 12 कितना होता है 36। तो आप लिख दोगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 36 एंड सन इज इक्वल टू 12, और ये आपका आंसर है। बट वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर का एज अभी कितना है 36, बेटे का उम्र कितना है अभी 12, दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा 48। यही आंसर है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख देना भाई 48 ईयर जरूर लिख, ठीक है। यहाँ पे 36 ईयर लिख देना, ये गलती मत करना, यहाँ पे ईयर जरूर लिख देना, ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए चलना है। समझ में आया सब कुछ? सब कुछ समझ में आया? एक एक चीज समझ में आया? जितने कंसेप्ट सिखाया अभी तक समझ में आया? एज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, दो चीज लेट करना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे 12 ईयर का टाइम देखा, देखो ध्यान से, इसकी जगह पे लिख सकता था 12 ईयर आफ्टर, 12 ईयर हेंस, इसका मतलब बाद में ही होता है, तो उसमें प्लस करोगे। अगर अगो आ जाएगा, अगर बिफोर आ जाएगा, तो उसमें आप माइनस कर दोगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे फिर से एक गुजारिश है, अभी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 2-3 दोस्तों में तो शेयर कर ही दो, ठीक है। फिर आके आप वीडियो को देखो और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर है, उनके डिफरेंस का हाफ 2 है। अब दो नंबर है तो डिफरेंस निकालने के लिए एक नंबर इसमें से बड़ा नंबर होगा, एक नंबर इसमें से छोटा नंबर होगा। तो हम डायरेक्ट लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट द नंबर इज ए एंड बी। दो नंबर हमने लेट कर लिया, एक नंबर को ए लेट कर लिया, एक नंबर को बी लेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू ए, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बी। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने लिखा लेट द नंबर इज ए एंड बी। तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि ए बड़ा है बी से, आप चाहते हो बी बड़ा हो ए से, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन का मतलब, डिफरेंस का मतलब तो माइनस होता है, और दो नंबर क्या है हमारा ए और बी, और ए बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो बोल रहे डिफरेंस का हाफ, हाफ द डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना माइनस करने पे उसका आधा। तो डिफरेंस माइनस करने पे जो आ रहा है उसका आधा जब हम कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझना, फिर से समझो। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उसका हाफ 2 है। तो हाफ का मतलब तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू 2 है। अब आसान हो गया क्वेश्चन। अगर आप यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकालते हो तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। समझ में आया? यहां तक ए बी लेट किया, डिफरेंस बोल रहा था बड़ा नंबर ए है तो ए में से बी को माइनस किया। हाफ बोल रखा था ना, हाफ के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होता है और उनकी वैल्यू 2 दे रखा था। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट निकल के आ गया। फिर से इक्वेशन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक और आगे करवाऊंगा मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, सम का मतलब क्या होता है प्लस। किसको प्लस करना है तो ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है ए। एंड का मतलब प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या था बी, उसका ट्वाइस कितना होगा 2b, उसका वैल्यू कितना दे रखा है 13। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया 13, और यहां से क्या था a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था 4। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। यहां से a का वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा 4 प्लस बी। अब ये जो 4 प्लस बी का वैल्यू आया है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 13। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आसान दिख रहा था, तो आपको टाइम बचाना है पेपर में, तो आप इस हिसाब से करो। बट लिख जरूर देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ठीक है। तो 4 और b प्लस 2b कितना हो जाएगा बच्चा, b प्लस 2b हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 13, ठीक है।
तो यहाँ से जब आप 3b का वैल्यू निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 और 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो b का वैल्यू हो जाएगा 9 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 3, तो b आपका 3 आ गया। अब b की वैल्यू को आप पुट करोगे ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख लेना जरूर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या सेकंड में पुट करने पे नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, आप इसमें पुट कर लो ना फिर भी आ जाएगा। आप फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, फिर भी वैल्यू निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी पुट कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 और a इज इक्वल टू कितना आ गया 7। देखो ध्यान से, ए बड़ा आ गया ना बी से, यही तो हमने लेट किया था कि ए बड़ा है बी से, तो 7 जो होगा वो बड़ा होगा 3 से। इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई करके देखें, आंसर सही या गलत है। बोल रहा था दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, तो 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4, उसका हाफ करने पे 2 आ रहा था। क्या उसका हाफ करने पे 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो है वो आंसर सही निकला है। तो आप लिखोगे सो द नंबर आर 7 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज समझना था और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन लेके आने के पीछे रीजन यही था, आपको लैंग्वेज सिखाना, ताकि आप लैंग्वेज सीख जाओ तो आपको करने में आसानी हो। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, 2 नंबर आए लेट कर लो, डिजिट आए लेट कर लो, पैसे की बात है लेट कर लो, फ्रैक्शन आए लेट कर लो दोनों को, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम twice the greater of two number, if 45 is subtracted from twice the greater of two number। अच्छा जी, मतलब नंबर दे रखा है ना, फिर से वही करना है, लेट द नंबर एज ए एंड बी। नंबर को क्या लेट कर लिया, ए और बी लेट कर लिया, बट हमने यहाँ पे ये लेट कर लिया कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है, ये ध्यान रखना, ये जरूर लिख देना। जब इस तरीके से लिखोगे तो ये लिख देना। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर लिखोगे तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। अब ग्रेटर कौन नंबर है, ए, उसके ट्वाइस। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, जीएन से क्या हो गया ग्रेटर नंबर। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब इसमें से हम 45 को माइनस कर देते हैं तो अदर नंबर मिल जाता है। अदर नंबर का क्या हो गया, अब ग्रेटर में से माइनस किया तो क्या मिल जाएगा, स्मॉलर मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेटर हमने यहाँ पे ले लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन समझो। बोल रहा है इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर में ग्रेटर नंबर कौन था, ए, उसका ट्वाइस कितना होगा 2a। समझ में आया, उसमें से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो अदर नंबर मिलता है। तो ए जब हमने यहाँ पे लेट कर लिया तो कौन सा नंबर बच गया, बी, तो बी मिलता है आपको। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगी। समझ में आया या नहीं, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर में से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अदर नंबर मिलता है। वो स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकता था लेकिन उसने अदर नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट नंबर भी समझ सकते हो, इसको स्मॉलेस्ट समझ लो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है बी उसका ट्वाइस क्या होगा 2b, उसमें से क्या बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए 21। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर में से जब 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर नंबर मिलता है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, फिर से समझो, ग्रेटर नंबर के ट्वाइस में से 45 माइनस कर रहे हैं तो स्मॉलर नंबर मिल रहा है, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस में से 21 माइनस कर रहे हैं तो ग्रेटर नंबर मिल रहा है। समझ में आया, तो यहां से आप ध्यान से देखो, यहां से ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 2b माइनस 21। ठीक है, एलिमिनेशन से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए का भी वैल्यू दे रखा है, बी का भी वैल्यू दे रखा है। आप चाहो तो बी के वैल्यू को सेकंड में पुट कर लो, या ए से जो सेकंड का वैल्यू आया है वो बी में पुट कर लो। ठीक है, तो अगर मैं ए की वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2b माइनस 21 माइनस 45 इज इक्वल टू बी। सही कर रहा हूं ना मैं, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4b माइनस 42 माइनस 45 बी। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 4b माइनस 87 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। जब b को आप इधर की तरफ लेके आओगे तो 4b में से b जाएगा तो कितना आ जाएगा 3b,
और -87 को जब आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये +87 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में ना 87 29 बार आता है, ठीक है? तो बी का वैल्यू कितना हो गया 29। ये चीज़ समझ में आया? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एलिमिनेशन का यूज़ मत करना, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना। एलिमिनेशन भी कर सकते हो, फिर ना वो आपको कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा-चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 29। अब बी के वैल्यू को ना अगर आप इक्वेशन सेकंड में पुट करते हो, मान लो यहाँ पे आप पुट करते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड। अगर बी के वैल्यू को अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हो तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 29 माइनस 21। 2 इंटू 29 कितना होता है 58, और 58 में से 21 को माइनस करोगे तो 58 में से 21 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा इस केस में। 58 में से 21 को माइनस करोगे तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 7, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 37। बताओ बड़ा नंबर हमारा ए था, तो अब बताओ यहाँ पे 37 बड़ा है ना 29 से, तो हमारा जो जो हमने लेट किया था उसको ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो द नंबर। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन को कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 3-4 स्टार बना लो। क्या लिखते हैं वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी वी आई लिख लो, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन है ये पेपर के लिए, ठीक है? पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पहले भी पूछा गया है, पहले डेटा चेंज करके पूछा गया था, ये मैं डेटा चेंज करके लाया हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो सो द नंबर आर कितना 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 है नंबर 27 29 एंड 37, और यही आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गया, काफी नजदीक हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट होने में, ठीक है? तो जितने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना है, आगे भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए, एक और रेशियो वाला क्वेश्चन आया था, उसमें क्या कर रहे थे हम, एक्सपेंडिचर और इनकम दे रखा था, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। आपको करना क्या है, आप लेट कर लो। क्या लेट करना है, दो नंबर दे रखा है आर इन रेशियो 5:7, दो नंबर है ना, तो एक नंबर को ना लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स लेट कर लो, क्योंकि दो नंबर है तो एक नंबर को आपको एक्स लेट करना है और सेकेंड नंबर को वाई लेट करना है, ठीक है? जब भी दो वेरिएबल पूछा जाए, दो चीज आपसे पूछा जाए, तो एक्स को एक वेरिएबल और सेकेंड को सेकेंड वेरिएबल लेट करना है, तो एक्स और वाई आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है ये रेशियो में दे रखा है, तो आप भी रेशियो में लिख दो एक्स अपॉन में वाई, ठीक है? तो एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 5/6 बोल रखा है ना। टू नंबर आर इन रेशियो, तो हमारे अकॉर्डिंग नंबर क्या है एक्स और वाई, तो एक्स और रेशियो को हम क्या लिखते हैं अपॉन में, तो एक्स, अच्छा नहीं समझ में आया, यहाँ देखो हमारे अकॉर्डिंग रेशियो क्या है एक्स रेशियो वाई, उनके अकॉर्डिंग रेशियो क्या है 5:6। तो एक्स रेशियो वाई को ना एक्स अपॉन में वाई लिखा जाता है बेटा, एक्स अपॉन में वाई, और 5:6 को 5/6। यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इज इक्वल टू 7x आएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6x अपॉन में 5। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, दोनों जो नंबर है ना उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पहले वाले में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस 8 होगा, दूसरे वाले में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो y माइनस 8 होगा। फिर आप पूछोगे भैया आप ये अपॉन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा वहां पे दे रखा है ना रेशियो 4:5 हो जाता है, तो रेशियो के लिए तो आपको अपॉन में ही लिखना है, तो x माइनस 8 अपॉन में y माइनस जो 8 है वो इक्वल हो जाएगा 4/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 40। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। बेटा ये 5x में से 4y माइनस करके ना 1y मत लिख देना या 1x मत लिख देना, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ये गलती मत करना, ठीक है? अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट जो आया था ना y का वैल्यू 6x अपॉन में 5, इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 इंटू 6x अपॉन में 5
इज इक्वल टू 8। ठीक है, पुट पुट क्या रहा है ना यहाँ पे, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें वैल्यू को पुट कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5x माइनस, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5x माइनस 24x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8। करना कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, जब एलसीएम लोगे तो ये 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, तो 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25x माइनस 24x इज इक्वल टू 8। यहाँ से सॉल्व करोगे 25 में से 24 जाता है तो x आएगा, और 5 8 जा कितना होता है 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। x क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर था, और फर्स्ट नंबर कितना आ गया 40। x की वैल्यू को जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो पुटिंग द वैल्यू, आप यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 40 अपॉन में 5, 5 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा x 8 6 जा 48, तो y का वैल्यू कितना आ गया 48। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है ना, सेटिस्फाई कर लो, ये चेक करना है आपको, पेपर में नहीं करना, ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूं ताकि आप इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कर सको रफ पेज पे पेपर में कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है। एक्स रेशियो वाई 5:7 था ना, एक्स रेशियो वाई का मतलब एक्स का वैल्यू ऊपर लिखना है, वाई का वैल्यू नीचे लिखना है। देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 आ गया 5:6, तो आपने जो वैल्यू निकाला है वो क्या है, सही है, ऐसे आप चेक कर सकते हो पेपर में। तो लिखोगे सो द नंबर इज 40 एंड 48, और ये आपका क्या था, ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपका नंबर था। समझ में आ गया रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे डील करने हैं। आज के बाद कोई दिक्कत होगी नहीं, होगा दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पेपर तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला अगर इस तरीके से आप समझ के और करके जाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लास्ट में लेके आया था, सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिया था, एज वाले भी क्वेश्चन मैंने इसके पहले करवाए, बट ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे ना 2 बच्चों की बात की जा रही है, तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे बेटा आप समझोगे भैया 2 बच्चे हैं टोटल, 2 चिल्ड्रेन हैं, तो एक को अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक को वाई लेट करें, तो फादर भी तो है, तो फादर को क्या हम जेड लेट करें, तो ये 3 वेरिएबल हो गया, तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन ही नहीं है। आप जरा क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। जो फादर का एज है ना, वो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, फादर का एज है वो डबल है, किसके डबल है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन का क्या एज है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन देने वाले को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता 2 बच्चों के एज का सम कितना है, लेकिन 2 बच्चों के एज का जो सम है ना, दोनों बच्चों के एज को जो जोड़ने पे आता है वो फादर का एज आता है, फादर के मतलब उसके डबल करने पे फादर का एज आता है। तो यहाँ पे 2 लोगों की बात की जा रहा है, एक तो फादर, तो आप लेट करो, लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा बेटा एक्स। आप यहाँ पे दोनों बच्चों का एज लेट कर लो, सम ऑफ एज ऑफ, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, अलग अलग लेट नहीं करना, 3 इक्वेशन नहीं बना देने, इज इक्वल टू वाई, ये ध्यान रखना है, ये लास्ट क्वेश्चन इसीलिए लेके आया था। तो अगर फादर का एज अगर एक्स हो गया, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन वाई हो गया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फादर का जो एज है ना, ये जो फादर का एज है एक्स, वो डबल है, किसके डबल है, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन, और सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन कितना है वाई। तो फादर का जो एज है वो डबल है, तो डबल कितना हो गया, फादर का एज कितना हो गया, तो फादर का जो एज है एक्स वो डबल है, फादर का जो एक्स है फादर का जो एज है एक्स वो डबल है, किसके डबल है, फादर का एज जो है वो किसके डबल है, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 2y। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, आफ्टर 20 ईयर, अभी बताया था, यहां पे नोट कर लो कॉपी पे, चाहे आफ्टर आ जाए चाहे हेंस आ जाए। ठीक है, इस केस में हम एज में क्या करते हैं प्लस, ठीक है, बिफोर आ जाए, अगो आ जाए, इस केस में हम क्या करते हैं माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आफ्टर हेंस में प्लस,
और बिफोर और एगो में माइनस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 20 ईयर। आप बताओ, अगर फादर का उम्र अगर अभी 1 साल है तो आफ्टर 20 ईयर उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? आफ्टर 20 ईयर उनका एज कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि x प्लस 10 हो जाएंगे फादर साहब। फादर का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 10 ईयर। x प्लस 10, अरे नहीं, 20 साल बाद ना, तो x प्लस 20। तो बेटा ये सम ऑफ टू चिल्ड्रन कितना होगा, यहीं पे समझना है। यहां पे बच्चों से गलती होती है और नहीं समझ पाते हैं। बेटा अभी तो बच्चों की एज y साल है, दोनों का सम, तो क्या ये x प्लस 20 हो जाएगा? 20 साल बाद वो 20 साल बड़े हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे दो बच्चे हैं, तो पहला बच्चा 20 साल बड़ा होगा तो उसमें भी 20 प्लस होगा, दूसरा बच्चा भी 20 साल बड़ा होगा तो 20 प्लस होगा। तो टोटल अगर दोनों का सम y था तो वो दोनों मिला के 40 साल और बड़े हो जाएंगे ना। यही आपको समझना था। दो बच्चे थे ना, तो 20 साल बाद एक की उम्र अगर अभी 5 है तो 20 साल बाद वो भी 25 साल का होगा, और दूसरे की उम्र अगर 6 है तो 20 साल बाद वो भी 26 ईयर का हो जाएगा। मतलब दोनों का एज 20-20 साल बढ़ेगा ना, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। मान लो अगर एक बच्चे का एज अगर 5 है और दूसरे बच्चे का एज अगर 6 है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी दोनों के एज का सम 11 है। 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो 20 साल बाद ये 25 साल का हो जाएगा, 20 साल बाद ये 26 साल का हो जाएगा। तो टोटल इनका एज कितना हो जाएगा? तो 26 में 25 जोड़ोगे तो आप बोलोगे 51 हो जाएगा। कितना कितना टोटल कितना प्लस हुआ है इसमें? 40 प्लस हुआ है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो y में आप 20 मत प्लस कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। y में क्या प्लस करोगे? y में आप प्लस करोगे 40। क्या प्लस करना है आपको y में? y में आपको 40 प्लस करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो y में क्या प्लस हो जाएगा? 40। तो आफ्टर 20 ईयर द सम ऑफ द टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? y प्लस 40। आफ्टर 20 ईयर द सम ऑफ द टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? y प्लस 40। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। ठीक है, हिज एज विल बी इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 साल बाद फादर का जो एज है, फादर का एज कितना है? x प्लस 20, वो इक्वल है सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन कितना है? y प्लस 40, इसके इक्वल है। तो यहां से इक्वेशन बनाओगे ना बेटा, तो x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस 20, और 40 माइनस 20 कितना होता है? 20। ये इक्वेशन सेकंड हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल के क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है ना, उसको आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है और कुछ नहीं करना। इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है उसको आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गया? 20। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द एज ऑफ फादर। तो अगर आप ये y का वैल्यू को पुट करते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करते हो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20, और 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका? 40। तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 40 साल। फादर की एज कितनी है अभी? 40 साल के हैं। और दो जो चिल्ड्रन हैं उनके एज का सम कितना है? तो 20 साल। ठीक है, अब वो एक 8 साल का हो सकता है, एक 12 साल का हो सकता है, दोनों 10-10 साल के भी हो सकते हैं। एक 9 साल का, एक 11 साल का हो सकता है, एक 5 साल का, एक 15 साल का होता है, हमें नहीं पता। हमें जितना दे रखा था वो निकालना है। तो आप लिखोगे सो द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर, और यही आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं बच्चों सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करके समझाया है। वीडियो को अगर आपने ढंग से देखा होगा तो बेटा किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस वहां पे सम ऑफ द एज ऑफ नहीं दे रखा है। आप अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हो, जिसमें 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू दे रखा है। इसमें नूरी को एक्स में लेट करना है, सोनू को वाई लेट करना है। 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब ही बेटा बाद ही होता है, यहाँ पे लिख लो, लेटर का मतलब ही बाद ही होता है। ठीक है, 10 ईयर लेटर मतलब दोनों में 10-10 प्लस कर दोगे। नूरी जो होता है, वो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का डबल है, तो नूरी के सोनू के एज में डबल करोगे तो किसका एज आ जाएगा? नूरी का एज आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से दो इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लोगे। तो एज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
ऐसे ही फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। 3.3 के सेकंड का 3.3 के सेकंड का 5th नंबर क्वेश्चन है, लेंडिंग लाइब्रेरी है जब फिक्स चार्ज वाला, वो फिक्स चार्ज के ऊपर प्रैक्टिस उसको कर लेना। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है, जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, वो आपके 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला, उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इन सबको प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तैयारी अगर जिस जिस अकॉर्डिंग आपको चल रहा है, मैथ्स में आपको बस दिन के 2 घंटे देने हैं, ठीक है, 2 घंटे यहाँ पे जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास वीडियो आती रहे, इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हाँ, ये जो घंटा दिख रहा है ना, ये बगल में, ये इस घंटे को इतनी तेज दबाओ ना, समझ में आया क्या करना है, समझ रहे हो ना, बस यही, इस घंटे को, ठीक है, समझ में आया, इसको अच्छे तरीके से दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो वगैरह डालूं तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय।